हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। NMES की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रक्त के कार्य। देखो बेटा, रक्त हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, जिसमें सबसे पहला है बेटा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इनको समझा दिया था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो बेटा। अब ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लगभग 26.5 करोड़ अणु पाए जाते हैं इसके। तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके या संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। दूसरा कार्य है आपका CO2 का कार्य। भोजन का ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होने के तत्पश्चात CO2 गैस का निर्माण होता है। अब इस CO2 गैस के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसे रक्त के माध्यम से फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है और CO2 गैस को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा कार्य है आपका खाद्य पदार्थों का सम्मेलन। खाद्य पदार्थों का सम्मेलन। आहार नाल में जो पचित भोजन है और अवशोषित भोजन है, इसे रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न सेल्स एवं टिश्यूज अर्थात ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। चौथा है ताप का नियमन। मानव शरीर जो है, मानव है, ये है गर्म रक्ततापी प्राणी है, समतापी प्राणी है। हमेशा टेम्परेचर समान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका शरीर बॉडी का। अब जब शरीर में टेम्परेचर कम होता है तो पेशियां आपस में गति करके शरीर को कपकपी लगती है, जिससे शरीर का टेम्परेचर वही बराबर हो जाता है। और जब बढ़ता है तो त्वचा में स्थित जो स्वेद ग्रंथियां हैं वो उत्तेजित होकर पसीने का स्रावण करती हैं, जिससे बाह्य त्वचा ठंडी हो जाती है। ये सारी चीजें रक्त के माध्यम से होती हैं, इसलिए ये शरीर के तापमान का नियमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है बेटा हार्मोन्स का सम्मेलन। शरीर में लगभग 10 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। इन हार्मोन्स को रक्त के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अगला पॉइंट है बेटा आपका रोगाणुओं से सुरक्षा। रोगाणुओं से सुरक्षा। रक्त जो है, रक्त के अंदर भक्षणकारी सेल्स अर्थात मोनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जो कोई विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो कि शरीर को विभिन्न रोगों से संक्रमित होने से बचाती है। 7वां पॉइंट है आपका घावों की मरम्मत। घावों की मरम्मत। घावों की मरम्मत जो है, इसमें WBC महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। WBC जो सेल्स हैं, ये चोटग्रस्त जो भाग है उसकी काय कोशिकाओं को वृद्धि के लिए प्रेरित करती हैं,
जिससे उनमें वृद्धि होती है तो घाव भर जाते हैं। अगला पॉइंट है बेटा रक्त स्कंदन। रक्त का थक्का होना, कोई चोटग्रस्त क्षेत्र है उससे रक्त का बंद होना रक्त का थक्का रक्त स्कंदन कहलाता है, जिसमें रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवा पॉइंट है आपका उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने या उत्सर्जन में कह सकते हैं, सीधा ही कह दो आप उत्सर्जन में सहायक। शरीर में विभिन्न नाइट्रोजनी उपापचय क्रिया शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त के माध्यम से वृक्कों में छोड़ दिया जाता है और वृक्कों की सहायता से इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। 10वां है बेटा जल का नियमन। मानव के शरीर में या कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जल एक आवश्यक घटक है। इसकी आपूर्ति रक्त के द्वारा कर दी जाती है, अर्थात इस जल को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। 11वां पॉइंट है बेटा रोगों के निदान में। जितने भी डॉक्टर्स हैं कोई भी रोग होता है उसकी जांच के लिए रक्त को सैंपल के रूप में लेते हैं और रोग की जांच करते हैं। उसके तत्पश्चात रोग का उपचार किया जाता है। तो इस तरह से ये रक्त के कार्य होंगे बेटा। सबसे पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन वर्णक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका CO2 का परिवहन। भोजन के ऑक्सीकरण के तत्पश्चात CO2 गैस का निर्माण होता है। तो हीमोग्लोबिन जो वर्णक है यह CO2 के साथ अपक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसे रक्त के द्वारा फेफड़ों में छोड़ दिया जाएगा और फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। खाद्य पदार्थों के संवहन की बात करें हम तो आहार नाल में पचित एवं अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। ताप के नियमन की बात करें तो मनुष्य का जो रक्त है वो गर्मतापी होता है, अर्थात मनुष्य समतापी प्राणी है। तो तापमान के नियमन में रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है बेटा हार्मोन का संवहन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। इन हार्मोन्स को रक्त के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचा दिया जाता है। रोगाणुओं से सुरक्षा की बात करें हम तो रक्त के अंदर भक्षणकारी सेल्स अर्थात मोनोसाइट पाई जाती हैं, जो कि रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा भी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो कि विभिन्न रोगों के संक्रमण होने से बचाने का कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है बेटा घावों की मरम्मत। घावों की मरम्मत में WBC महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेल्स चोटग्रस्त क्षेत्र में कायक सेल्सों की वृद्धि के लिए उन्हें प्रेरित कर देती हैं और वृद्धि के तत्पश्चात घाव भर जाते हैं। अगला पॉइंट है बेटा रक्त स्कंदन। रक्त के थक्का बनाने में रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्सर्जन में जैव रासायनिक उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें रक्त के माध्यम से जो किडनी है वृक्कों में छोड़ दिया जाएगा और यहां से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है बेटा जल का नियमन। तो शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं
उनके लिए जल एक आवश्यक घटक है। इस जल को रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न सेल्स अर्थात ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। और लास्ट है बेटा रोगों के निदान में, किसी भी रोग की जांच के लिए, उपचार के लिए सबसे पहले जांच की जाती है और उस जांच में ब्लड को सैंपल के रूप में लिया जाता है। उसके पश्चात रोग की पहचान कर ली जाती है और फिर उसका उपचार कर लिया जाता है। इस तरह से ये आपके रक्त के कार्य हो गए बेटा। अब आप इन्हें लिखें, नोट्स बनाएं, अपने नोटबुक उठाएं और उसमें मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के नोट्स बनवा दिए। प्लेटलेट्स के बाद में आप हेडिंग लिखेंगे रक्त के कार्य। रक्त के कार्य में लिखेंगे आप रक्त के द्वारा, रक्त के कार्य हेडिंग डाल के लिखिए आप, रक्त के द्वारा शरीर में विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। रक्त के द्वारा शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला लिखिए आप ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। इसमें लिखिए बेटा रक्त की आरबीसी में उपस्थित रक्त की आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ बंधित होकर अस्थायी यौगिक ऑक्सीहीमोग्लोबिन का अस्थायी यौगिक ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं के लिए जैविक क्रियाओं हेतु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है। सेकंड पॉइंट लिखिए आप CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन शरीर की कोशिकाओं में CO2 का निर्माण अंतिम उपापचय उत्पाद के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा
कोशिका में उत्पन्न हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिका में उत्पन्न CO2 को अपने साथ बंधित करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किया जाता है जिसकी सहायता से CO2 को फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, खाद्य पदार्थों का वितरण। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, खाद्य पदार्थों का वितरण। आहार नाल में पचित एवं अवशोषित भोजन। आहार नाल में पचित एवं अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए हेड डाल के आप, शरीर के ताप का नियमन। शरीर के ताप का नियमन। मानव गर्म रक्तधारी प्राणी है। मानव गर्म रक्तधारी प्राणी है जिसके शरीर का तापमान हमेशा एक समान बना रहता है। हमेशा एक समान बना रहता है जिसमें रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हेडिंग लिखिए आप, हार्मोन्स का संवहन। हार्मोन्स का संवहन अगला हेडिंग। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा
स्रावित हार्मोन्स रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न सेल्स ऊतकों एवं अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप, रोगाणुओं से सुरक्षा। रोगाणुओं से सुरक्षा मानव के रक्त में भक्षण प्रवृत्ति की सेल्स पाई जाती हैं। मोनोसाइट लिख देना। मानव के रक्त में भक्षण प्रवृत्ति की सेल्स कोष्ठक में मोनोसाइट पाई जाती हैं, जो कि हानिकारक रोगाणुओं का भक्षण करके शरीर को रोगाणुओं से बचाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, इसके अलावा रक्त में बी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज अणुओं का निर्माण करती हैं, जो कि बैक्टीरिया एवं वायरस को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अगला हेडिंग लिखिए बेटा, घावों की मरम्मत। WBC घावों को भरने में पूरी भूमिका निभाती हैं। WBC घावों को भरने में
पूरी भूमिका निभाती है। इनके द्वारा चोटग्रस्त क्षेत्र की कायिक कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कोशिकाओं की वृद्धि हो जाने से घाव को भरा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए आप, रक्त स्कंदन में चोटग्रस्त स्थान से रक्तस्राव बंद होना, चोटग्रस्त भाग से रक्तस्राव का बंद होना रक्त स्कंदन कहलाता है। इसमें प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एवं स्कंदन कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हेडिंग लिखिए बेटा, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन। मानव में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है, जिसे रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचा दिया जाता है। वृक्क में पहुंचा दिया जाता है, जहां से यह यूरिया मूत्र के माध्यम से
शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला देखो बेटा जल का नियमन। मानव की कोशिकाओं में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कोशिकाओं में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जल की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। जल की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। अतः विभिन्न कोशिकाओं तक रक्त का संवहन विभिन्न कोशिकाओं तक जल का संवहन रक्त के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखो रोगों के निदान में विभिन्न रोगों के निदान के लिए रक्त का प्रयोग सैंपल के रूप में किया जाता है। तो ये बेटा रक्त के आपके कार्य हो गए, प्लाज्मा हो गई, रक्त कणिकाएं हो गई और रक्त के कार्य हो गए। इसके बाद इसी चैप्टर में एक टॉपिक होता है बेटा ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। देखो ध्यान से समझना इसको। मानव के अंदर रक्त है जिसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की जो सतह है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन होते हैं। आरबीसी की जो सतह है उस पर एंटीजन होते हैं और इस एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त विभिन्न प्रकार का होता है जिसे हम रक्त समूह कहते हैं। आरबीसी की जो सतह है उस पर एंटीजन पाया जाता है जिसके कारण रक्त विभिन्न प्रकार का होता है जिसे हम ब्लड ग्रुप या रक्त समूह कहते हैं। सबसे पहली बात एंटीजन क्या है? एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करता है। समझ में आया बेटा? आरबीसी की जो सतह है उस पर एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन के आधार पर या एंटीजन की उपस्थिति के कारण रक्त विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं।
एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। अब रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं मानव के अंदर, जो दो प्रकार के रक्त समूह होते हैं। पहला है बेटा एबीओ तंत्र और दूसरा है बेटा आरएच तंत्र। ये दो तंत्र है। सबसे पहला है आपका एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने 1900 में की थी। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा नीट का कि एबीओ तंत्र की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने 1900 में की थी। अब एबीओ तंत्र में क्या है? अब मनुष्य के अंदर जो रक्त है, जो आरबीसी है, उस आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। ए और बी एंटीजन होते हैं। तो प्लाज्मा में क्रम से बी और ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। ध्यान से समझना बेटा। एबीओ तंत्र की खोज लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने 1900 में की थी। इसके अनुसार आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके विरुद्ध प्लाज्मा में क्रम से बी और ए एंटीबॉडी पाई जाती है। इन्हीं के आधार पर जो ब्लड है, जो ग्रुप है, वो चार प्रकार के होते हैं। ए, बी, एबी और O। ये चार प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। अब ए की बात करें तो एंटीजन ए है, बी का एंटीजन बी है, एबी का एबी है और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, बी में बी, एबी में एबी और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडीज की बात करें तो बी का क्रम से एंटीबॉडीज क्या होगा बेटा? ए का बी, बी का ए, एबी का कोई नहीं और इसका होता है एबी। ठीक है सर, ये होंगे ब्लड ग्रुप आपके ए, बी, एबी और ओ। ये एंटीजन होंगे ए, बी, एबी और कोई नहीं। इसके विरुद्ध में एंटीबॉडी ए में बी, बी में ए, एबी में कोई नहीं और ओ में ए। अब देखिए एबी को हम कहते हैं सर्वग्राही और ओ को कहते हैं सर्वदाता। एबी को सर्वग्राही क्योंकि कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, इसको सर्वदाता इसलिए कहते हैं तो कोई एंटीजन नहीं है। अब एक किससे ब्लड ले सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए और ओ से क्योंकि सर्वदाता है, बी वाला बी और ओ से। अगर हम एबी की बात करें तो ये एबी वाले से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा क्योंकि क्या है? सर्वग्राही है। ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। अब ये कौन को ब्लड दे सकते हैं वो देखिए आप। ओ तो हो गया बेटा सर्वदाता, सबको देगा। ए को देगा और एबी वाले को देगा, बी बी को देगा और एबी वाले को देगा, एबी एबी वाले को देगा और ओ कौन सा हो गया? सर्वदाता, ये सभी को दे देता है। अब इस ब्लड ग्रुप के बारे में और संपूर्ण जानकारी हम आपको अगली क्लास में देंगे। यहां तक कोई भी समस्या है आपकी
तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक आप सभी बच्चे अपने नोट्स तैयार करें और साथ